नमस्कार मित्रों। भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला 160वीं कड़ी में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमारी परंपरा है, वेबिनार का प्रारंभ हम सरस्वती वंदना की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के साथ करते हैं। शुरुआत में मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा, भारतीय विद्यापीठ नई दिल्ली के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रही प्रियंका सिंह से कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका सिंह भारतीय विद्यापीठ में अध्यापन के साथ साथ जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य कर रही हैं। आरजे प्रियंका के रूप में लंबे समय तक वो रेडियो से जुड़ी रहीं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से उन्होंने पत्रकारिता जनसंचार में रेडियो में विशिष्टता के साथ अपनी स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और इस समय पॉडकास्टिंग पर शोध के लिए पंजीकृत है। अनेक नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के आयोजन के साथ भी आपका गहरा जुड़ाव रहा है और एक शिक्षक के जो दायित्व होते हैं अकादमिक उन्नयन के, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के और विशेषकर पॉडकास्टिंग और रेडियो प्रसारण, इनमें आपका विशेषज्ञता है और विद्यार्थियों को वो उसी रूप में वहां गाइड कर रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना के साथ आज के कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका से। Thank you so much. सबका जीवन कल भी हम चले थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार। लेकिन मुझे लगता है विद्युत व्यवस्था ठीक न होने के कारण थोड़ा तकनीकी बाधाएं रही और आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी ये चलिए, कोई बात नहीं। एक, जैसा मैंने कहा कि एक प्रतीकात्मक प्रार्थना है और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा ये कड़ी है, एपिसोड है, इसका विषय है एडवर्टाइजिंग री इमेजिन्ड स्टोरीज, क्लिक्स एंड बियॉन्ड। विज्ञापन की नई परिकल्पना, कहानियां, क्लिक और उससे आगे। और विशेष वक्तव्य देने के लिए हमारे साथ हैं पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आस्था सक्सेना, जिनका विस्तृत परिचय जब मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा अपना वक्तव्य देने के लिए तब दूंगा। लेकिन जैसी कि एक परंपरा होती है किसी भी आयोजन में, हम हमारे जो अतिथि होते हैं, वक्ता होते हैं, उनका स्वागत करते हैं बुके भेंट कर। हमने इस परंपरा को निभाते हुए ये कोशिश की है कि इस आभासी मंच पर भी हम उसी प्रकार हमारे वक्ताओं का स्वागत करें। मैं फिर अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि वो डॉक्टर आस्था सक्सेना का एक बुके भेंट कर स्वागत, अभिनंदन करें। थैंक यू सो मच सर।
our side that you are present here. I hope. अभी नहीं दिखा अभी। नहीं दिख रहा है सर। अब शायद आएगा अभी इसमें। वो लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है ना आपके, इसलिए दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। अभी भी शो नहीं हुआ अभी भी। सर मैं तो उसे देख पाई हूं मैम, ऊपर तो सीधे बुके। नहीं, यहाँ नहीं आ रहा है, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, ब्लैक बिल्कुल। या तो जयंत जी के लिए पॉसिबल है तो उनसे कहिए, वो उसको फिर करें या तो। अपने सर हाँ हाँ, हो गया। तो हम अक्सर यही उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार पुष्पों की खुशबू हमें आनंदित करती है, एक कुछ कह रही है प्रियंका आप? नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए। मुझे लगता है सर हाँ, आपका आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज। तो जिस प्रकार फूलों की खुशबू पूरे उद्यान को महकाती है, उसी प्रकार हमारा भी एक छोटा सा विनम्र प्रयास कि विचारों की खुशबू के माध्यम से हम एक वैचारिक चेतना जागृत करने का प्रयास करें। मीडिया और उससे जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर लगभग 4 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई हमारी ये श्रृंखला, जिसके तहत आज 160वीं वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। हमारे इस मंच पर 450 से अधिक एक्सपर्ट्स, जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, मीडिया, पत्रकारिता, रेडियो, टेलीविजन, थिएटर, फोक लिटरेचर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जितने संभव विषय हो सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग, इन सबसे जुड़े हुए विषयों के जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे इस मंच पर आए और उन्होंने मीडिया से जुड़े हुए विषयों के विभिन्न जो उसके आयाम हैं, पक्ष हैं, उन पर अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए। इन सारे डेलिब्रेशंस को हमने रिकॉर्ड किया है और उन्हें हमारे YouTube चैनल पर भी अपलोड कर दिया है। क्योंकि ऑफलाइन एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं, संभव नहीं है सभी के लिए कि निर्धारित समय पर वो हमारे साथ जुड़ सके, तो हमने एक कोशिश की है, विकल्प दिया है कि जिन मित्रों के लिए लाइव सुनना पॉसिबल नहीं है, वैसे तो लाइव ब्रॉडकास्ट भी ये किया जा रहा है, वो देश दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी सुविधा के अनुसार से सुन सकते हैं और बाद में YouTube के माध्यम से भी उन विचारों का लाभ उठा सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स के माध्यम से इस विचार साधना को, विचार यज्ञ को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। कम्युनिकेशन टुडे का प्रकाशन पिछले 28 वर्षों से नियमित रूप से किया जा रहा है। communicationtoday.net हमारी वेबसाइट है, जिस पर ये सभी अंक अपलोड किए जा चुके हैं और YouTube के जो हमारी एपिसोड्स हैं वो भी उस पर आप देख सकते हैं। करीब 12-13 विशेषांक हमने प्रकाशित किए हैं कम्युनिकेशन टुडे के मीडिया से जुड़े हुए समसामयिक संदर्भों को लेकर के। कोविड का जब दौर था तो हमने कोविड और मीडिया का प्रकाशन किया, डिजिटल मीडिया पर केंद्रित एक प्रकाशन किया, भारत में मीडिया शिक्षा पर पूरा विशेषांक प्रकाशित किया, जिसमें देश के सभी राज्यों में मीडिया शिक्षण की व्यवस्था का हमने मूल्यांकन करने की कोशिश की है। कोशिश रही है कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोधरत विद्यार्थी, अध्यापन कर रहे शिक्षक और मीडिया कर्मी हमारे इस जर्नल के साथ जुड़े, अपने शोध, अपने विचार के साथ साझा करें और हम इन्हें अपने पाठकों के साथ देश दुनिया के हर उस कोने में जहां हमारी भाषा और प्रतीक को समझने वाले हैं वहां तक हम पहुंच सकें। ये एक हमारा विनम्र प्रयास और आप सबकी शुभकामनाओं से 28 वर्ष पूरे कर हमने 29वें वर्ष में प्रवेश किया और 29वें वर्ष का पहला अंक अभी जयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, सार्क जर्नलिस्ट फोरम की तरफ से। हमने उसका जो पहला अंक है इस वर्ष का, 29वें वर्ष का, उसे वहीं सार्क कंट्रीज के जो जर्नलिस्ट आए हुए थे
नेपाल से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, भारत से, उनके बीच में उसका हमने लोकार्पण भी किया। भारतीय विद्यापीठ दिल्ली का एक प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान, जहां युवा मीडिया शिक्षकों की टीम जिस तरह विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का प्रयत्न कर रही है, मैं स्वयं उसका प्रत्यक्ष दृष्टा हूं। आधुनिक जो तकनीकी सुविधाएं हैं, उन सभी से यह संस्थान, ये इंस्टीट्यूशन जुड़ा हुआ है। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है। विद्यार्थी प्रतिदिन उनका जो स्टूडियो है, वहाँ इस प्रकार की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। उनका अपना रेडियो चैनल है और लगभग 20-22 शिक्षकों की टीम इन विद्यार्थियों के मीडिया के क्षेत्र में जो नवीनतम प्रगति प्रयास हो रहे हैं, उनको वो शुरू कर रहे हैं। सबका नेतृत्व कर रहे हैं प्रोफेसर एमएन हुडा। प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण निश्चित रूप से हमारे इस श्रृंखला में नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन ये उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि कम्युनिकेशन टुडे के मन से हमने 100 वेबिनार अपने बल पे की थी, और जब 1 वर्ष पूर्व मैं उनके में गया तो उन्होंने एक सदाशयता बरतते हुए एक प्रस्ताव रखा कि क्यों नहीं यह अभियान हम संयुक्त रूप से संचालित करें, और तब से उनके पूरे शिक्षकों की टीम, विद्यार्थियों की टीम हमारे साथ जुड़ी है, और वे भी समय समय पर आकर के हमें दिशा निर्देशन देते रहते हैं। चलिए आइए अब अपन विषय की बात करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। मीडिया के क्षेत्र में जिस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, तो मीडिया का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है, तो भला विज्ञापन भी इस तकनीकी दौर में कैसे अछूता रह सकता है। ये डिजिटल युग है जिसने हमारे सोच को, हमारे व्यवहार को, हमारी जीवन शैली को बहुत गहराई से प्रभावित किया है, और एआई के आने के बाद तो आज हर क्षेत्र में कहीं चिंताएं प्रकट की जा रही हैं, कहीं उपलब्धियों की चर्चा की जा रही है, कहीं भविष्य की संभावनाएं देखी जा रही हैं, तो कहीं भविष्य में आपदाओं की या उस भयावहता की बात भी की जा रही है। लेकिन डिजिटल दौर में विज्ञापन केवल किसी प्रोडक्ट को बेचने मात्र का साधन नहीं रहा है। अब वह उन कहानियों के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से अपने उपभोक्ता की भावनाओं को कहीं छूने का प्रयास करता है। एक क्लिक के जरिए जो उसके उपभोक्ता हैं उससे संवाद करने की कोशिश करते हैं, और अपने अनुभवों के माध्यम से, जैसे आप ब्रांड कहते हैं, वो बनाने की एक शक्तिशाली कला जो है, वो एआई या डिजिटल के इस दौर में कहीं हमारे साथ जुड़ गई है। एडवर्टाइजिंग रीइमेजिन्ड, स्टोरीज, क्लिक्स एंड बॉयकॉट और एंड बियॉन्ड, ये जो विषय है, ये मुझे लगता है कि आधुनिक विज्ञापन की इसी गहन यात्रा की ओर संकेत करता है, जिसमें पारंपरिक जो तरीके थे उनसे आगे बढ़कर तकनीक, भावना और रचनात्मक पहलुओं को हम कहीं उसके साथ जोड़ते हैं, कहीं उसे अपनाते हैं। पहले के विज्ञापन, चाहे हम प्रिंट मीडिया की बात करें, चाहे रेडियो की बात करें, टेलीविजन की बात करें, बहुत सीमित रूप में कहीं सिमटे हुए थे। संदेश एक तरफा होता था, ब्रांड बोलता था, उपभोक्ता सुनता था। लेकिन डिजिटल दौर ने अब इस समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। अब उपभोक्ता केवल संदेश नहीं सुनता है, बल्कि वो रिएक्ट भी करता है, प्रतिक्रिया भी देता है, सवाल पूछता है, अपने अनुभव साझा करता है। इससे विज्ञापन के साथ एक इंटरेक्टिव जो प्रक्रिया है वो कहीं जुड़ जाती है। तो डिजिटल क्रांति ने विज्ञापन दाताओं को अवसर प्रदान किया है, जिसने न केवल बड़े पैमाने पर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी उपभोक्ताओं को जोड़ा है। सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, एप्स, सर्च इंजन, ये सब इन सब ने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया है जहां हर क्लिक एक नई कहानी कह सकने में सक्षम है। और यही बात आती है स्टोरी टेलिंग की, कि आप किस तरह से स्टोरी को कह सकते हैं, किस तरह से अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को, जीवन शैली को किस तरह से बेच सकते हैं आप। यही सब कुछ तो इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से किया जा रहा है। और यहाँ आप कहानी कैसे कहते हैं, स्टोरी को कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक अच्छी स्टोरी उपभोक्ता के
भावनाओं को कहीं ना कहीं छूती है, उनकी समस्याओं को पहचानती है, उसका समाधान करती है, मूल्य, आदर्श और आकांक्षाओं का संसार सृजित करती है। उपभोक्ता स्वयं को उस कहानी का हिस्सा मानने लगता है, या यूं कहूं कि वो जो आपकी स्टोरी टेलिंग की कला है, वो उपभोक्ताओं को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वो उस कहानी के साथ कहीं एक आत्मीय भाव से जुड़ सके। तो ये जो एक तकनीक विकसित हुई है, इसने विज्ञापन की पूरी दुनिया को एक तरह से बदल दिया है। और अब तो सारा जो हमारा जो उंगलियों की जो चपलता है, जिस तरह से हम करते हैं, तो वो जो क्लिक करते हैं हम, वहीं तक हमारी दुनिया सिमट गई है। हर क्लिक एक निर्णय को दर्शाता है, एक रुचि, एक जिज्ञासा, एक संभावनाओं को दर्शाता है। क्लिक डेटा, इसका विश्लेषण करके हम उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझ सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझ सकते हैं, उसके बारे में इन डेप्थ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किस विज्ञापन को क्लिक किया गया, किस समय क्लिक किया गया, किस डिवाइस से क्लिक किया गया, क्लिक के बाद उपभोक्ता ने क्या कदम उठाया, सब कुछ तो हमें पता चल जाता है। कितनी तो इस डेटा के एनालिसिस के माध्यम से हम किस तरह से हमारी नई रणनीतियां तैयार कर सकते हैं। बियॉन्ड का अर्थ यही है कि सीमाओं से परे जाकर के जो कल्पना आप नहीं कर सकते थे, उससे आगे हम नए नवाचार प्रस्तुत कर रहे हैं। पारंपरिक ढांचे धीरे धीरे ढहते जा रहे हैं और विज्ञापन केवल टेलीविजन या समाचार पत्रों का एड मात्र नहीं रह गया है। ये सारा परिवर्तन हमने देखा है, हम उसके साक्षी हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वीडियो कंटेंट, वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरेक्टिव एड्स, जनरेटिव एआई का प्रयोग, पूरा विज्ञापन का संसार जो हमारा है वो बदल गया है। इन्हीं सब कुछ विषयों को लेकर के हमारी उन भावनाएं, जहां कभी खुशी है, कभी आशा है, कभी गर्व है, कभी सम्मान है, कभी सहानुभूति है, कभी जिम्मेदारी है, ये सब कुछ अब उन विज्ञापन अभियानों के केंद्र में आ गया है। तो तकनीक और भावनाओं का ये सम्मिलन किस तरह से हमारे सीएसआर एक्टिविटीज विज्ञापनों में प्रमुखता के साथ प्रदर्शित की जा सकती हैं, ताकि उपभोक्ताओं के साथ वो कहीं गहरे स्तर पर जुड़ पाए। पारदर्शिता की अपेक्षा है एक उपभोक्ता को, नैतिक मूल्यों की अपेक्षा है, और आज कोई भी विज्ञापन इनसे हट करके यदि होता है तो कहीं वो विवादास्पद होता है और उस पर व्यापक बहस भी होती है। तो ये जो विषय आस्था ने दिया है, एडवर्टाइजिंग री इमेजिन्ड स्टोरीज क्लिक एंड बियॉन्ड, मुझे लगता है कि केवल विषय नहीं है, नारा नहीं है, बल्कि ये पूरी जो उस विज्ञापन की दुनिया में परिवर्तन है, उसका एक संकेत है। कैसे हम संवादहीनता से संवाद की ओर बढ़ रहे हैं, कैसे हम तर्क से भावना की ओर बढ़ते हैं, कैसे उत्पाद केंद्रित उपभोक्ता से कैसे उत्पाद केंद्रित से हम उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। आने वाले समय में वो किस तरह से परिवर्तन हमारे सामने होंगे, इन्हीं सब कुछ विषयों पर तो आज हम बातचीत करेंगे। और इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है, जैसा मैंने शुरू में कहा, डॉक्टर आस्था सक्सेना, जिनका लगभग 15 वर्षों का मीडिया शिक्षण में अनुभव है। आपने लंबे समय तक जयपुर का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, आईआईएस विश्वविद्यालय, उसमें आपने पत्रकारिता और जनसंचार के विविध विषयों का अध्यापन किया। और अभी कुछ ही समय पहले आपने एक दूसरा जो यूनिवर्सिटी है यहाँ, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। और अभी आपको दायित्व दिया गया है कि वहाँ आप जर्नलिज्म का कोर्स शुरू करें, और वहाँ आप बैचलर्स, मास्टर्स और जो दूसरे कोर्सेज हैं उसकी तैयारी कर रही हैं। और उम्मीद है कि नए सेशन से वहाँ भी कोर्स जो है वो शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार से एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है शोध, क्योंकि यूनिवर्सिटी में काम करने वाले शिक्षकों से मूलतः यह अपेक्षा होती है कि वो अध्यापन के साथ साथ शोध के साथ भी जुड़े रहे। तो आस्था ने अपने विद्वतापूर्ण प्रकाशनों और अकादमिक सेमिनार्स के माध्यम से, उनमें जो निरंतर पार्टिसिपेशन रहा है, मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पीएचडी आपका मास कम्युनिकेशन में है, और अब आपके निर्देशन में 4 विद्यार्थी पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त कर चुके हैं। आपने
अपने विद्यार्थियों के साथ साथ स्वयं को भी अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों के साथ जोड़ा है। स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल्स में आपके आलेख प्रकाशित हुए हैं, शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं और 3 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं जो मीडिया से जुड़े हुए समकालीन विषय हैं, नवीन जो एरियाज हैं उस पर आपने अपनी पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित की हैं। और इसके अलावा अनेक पुस्तकों और जर्नल्स में भी आपके शोध आलेख प्रकाशित हुए हैं। आपकी एक पुस्तक है ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू रिसर्च, जिसमें आपने रिसर्च मेथड्स के आधार पर जिस तरह से लिखा है, किसी भी विद्यार्थी के लिए ये एक प्रैक्टिकल गाइड के रूप में महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। इसी के अतिरिक्त आपने जो आज का विषय है उस पर भी आपने केंद्रित करके आपका एक प्रकाशन आया है और डिजिटल पल्स शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये पुस्तक भी आपकी आ चुकी है। इनोवेशंस एंड प्रैक्टिसेस इन मास कम्युनिकेशन, इसमें आप एसोसिएट एडिटर के रूप में भी संबद्ध रही है। उनका जो विशेषज्ञता का क्षेत्र है वो मीडिया रिसर्च, डिजिटल मार्केटिंग और जो एडवर्टाइजिंग की ट्रेंड्स हैं और जो इमर्जिंग मीडिया टेक्निक्स हैं, इनको लेकर के आप विशेष काम कर रही हैं। अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं। उन्हें 13 प्रिंसिपल एंड टीचर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड, और इसका ये जो सम्मान दिया था थार सर्वोदय संस्थान और सिंपली जयपुर, हमारे यहाँ की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है, इन्होंने आपको सम्मानित किया था। और अभी कुछ ही दिन पूर्व 21 अप्रैल को नेशनल पब्लिक रिलेशंस डे, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो आयोजन था, वहाँ भी आपको मीडिया शिक्षा में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस इन मीडिया टीचिंग का पुरस्कार दिया गया है। तो जैसा कि हमारी कोशिश रही है, हम इस मंच के ऊपर हमारे उन कुछ युवा शोधार्थियों, मीडिया शिक्षकों के साथ भी संवाद करें, ताकि आज की जो परिवर्तित दुनिया है उसे वो किस रूप में देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मीडिया एजुकेशन और आने वाले विद्यार्थी हैं वो इन्हीं के माध्यम से गढ़े जाएंगे। तो ये जो बदलती हुई दुनिया है, बदलती हुई तकनीक है, इसमें हमारे युवा मीडिया शिक्षक डॉक्टर आस्था क्या सोचती हैं, क्या महसूस करती हैं, मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि वे कुछ अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर आस्था सक्सेना। हाँ, आस्था आपका माइक। मैं एक बार चेक कर ली। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, अब आ रही है। हाँ, थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस टॉपिक पे बात कर पाऊँ। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ से सीखा वहीं बोलने का मौका मिल रहा है, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कोई भी नहीं हो सकती। मैं एमएन हुरा सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ।
So जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताया दैट स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो मैंने अभी एड को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ यही बताने की कोशिश करी दैट एडवर्टाइजिंग रीइमेजिन क्लिक स्टोरीज एंड बियॉन्ड बेसिकली स्टार्ट विथ स्टोरी टेलिंग. All the advertisements which we are watching today is basically something which tells us a story. If there is no story, Bhanavat sir has highlighted that if there is no story, the advertisement is not making any space in the mind of the customers. So it is very, very, very important for all the advertisers to build up a story. My basic advertising reimagine stories clicks and beyond is basically a book, as sir has highlighted. It is a book, edited book, and it is having 28 chapters by 35 authors, and it is edited by me, Dr. Aditi Parik, and Ms. Babita Sharma. So I am going to here highlight about what advertising has changed into. We are also going to talk about the shift from traditional mass advertising to a very personalized, data driven, and very immersive experience kind of advertisements, which is nowadays very important. I'm also going to highlight about what consumer behavior, technology, new media, digital media, AI, AR has changed the scenario of advertising in India and globally. So, if I talk about advertising reimagined, advertising has shifted in the last few decades. In the past, we were only talking about broadcasting a message to a masses with the very little feedback and interactions. But today, if we talk about advertising, it is hyper targeted. It is very personal. It is data driven, and it has a power of engaging ourselves into certain kind of things because of storytelling, because of AI, and because of AR and VR. So in my presentation, I am also going to talk about the latest trends which are here in advertising. I am also going to talk about the importance and the emerging technologies which has been used when we talk about advertising these days. So the changing landscape has changed from traditional advertisements, which were for TV, radio, print, billboards, and things like that, to digital advertisements, where we are not only talking about social media advertisements, but beyond that. Uh, if I talk about advertising today, consumer behavior is very, very important. A Nielsen report has also said that 92% of consumer trust on the recommendations of the peer. Like for example, if we book a hotel, we search for a hotel on a website, and then we look for the reviews. And according to the reviews, we finalize in what hotel we have to go or not. So consumer behavior in advertising has played a very important role. Platforms like Amazon, TripAdvisor, they have made users' reviews more powerful than the brand message itself. And consumer today are not passive; they are very active participant. They do not only watch a video or watch your website and make a decision. No, what they will do is they will review. They will also see the different kind of feedbacks which are coming from different platforms, and then only they will decide whether they want to go for particular advertisement or not. So a shift from traditional to engaging advertisement is because traditional advertisement is basically interrupted advertisements. For example, if we are watching a very healthy commercial TV commercial show, we are driving and doing certain kind of things, so that particular advertisements used to interrupt us. In a very popular show, we see a particular TV ad, but nowadays engaging advertisements, which is happening because of digitalization, it allows ads not only to interact with each other, but also to engage themselves. So these advertisements have broke the understanding of traditional advertisements, and they have created certain kind of things which is engaging the audience. For example, I have given an example also of Old Spice. This is a online advertisement. If somebody wants to go after the session, you can have a look at it. It is an advertisement which says the man you want is a man that smells like something. So they have associated some men with something. So it is a very engaging kind of advertisement which
is actually making our audience give feedback to it, respond to it, and take something out of it. Personalization, as Bhanavat sir has highlighted, that personalization in advertisement is very, very, very important. For example, with when we watch Netflix or maybe some another platform of OTT, what we see is they recommend us the different series which are there. So what they are doing, they are basically having certain kind of algorithm which is basically understanding the habit and choices of a consumer, and according to those choices and habits they are giving a recommendation. So that is what advertisement has also taken into the personalization factor, where instead of showing one ad to millions, what they are doing is they are taking um, very different kind of algorithms, and through that, like Facebook and Google's offers a various kind of tagging options where you are tagging your location, your interest, your behavior, your mood, and things like that. And according to that personalization, they are making advertisements for you specifically. So if I talk about a very good example is Nike few times back have created advertisements for specifically for sports people, and he that particular company did what, they have taken a data, and they have only streamed to those people who are sports lover, and that type of personalization they have taken from the social networking sites they are using. So according to those particular data, they have taken a number of people who are interested in sports, and accordingly they have played very nicely, and it was a very successful campaign by Nike. So I was telling that everything is data driven. So what is data driven? Brands, they are doing what, they are taking the behavior of the consumer with the help of social media, what type of searches we are doing, what type of friends we are following, what type of reels which we are scrolling, what type of pages we are following. So according to that, they make a they make a data, and that particular data is being taken by the advertisers, and accordingly they are making advertisements. So they are very micro targeted, very less budget. Why? Because they are only going to focus on the niche people who are interested in that type of advertisements. Now data driven marketing are basically done for the brands which are niche, but they are also being taken by the brands which are very big in nature. For example, Coca-Cola has given a very different kind of approach last year. What they have done, like for example, according to the season, if it is a very if at the time of the cold season, what they did is they were showing advertisements where there was a lot of compact situation and a compact environment, and people are enjoying Coke. And when it was a different kind of season, like summer season, it was having a different kind of approach. So that type of thing can be very beneficial for the advertisements, because they are giving what people wants. So it has reduced the ad speed also, and it has reduced the rate of interest also, increased the rate of interest also. So if I talk about social media advertisement, we all know what social media advertisements is. Social media advertisements is all the kind of advertisement which we are watching on Instagram, Facebook, TikToks, and other platforms which we are using, Snapchat, LinkedIn, everything. So social media is each platform has its strengths. Like Facebook are basically taken are basically used by people who are above 35 or above 30 age. They are using Facebook. If I talk about Gen Zs, they are not on Facebook, they are using Instagram. If I want to establish something related to business, or if I want to present myself to the number of organizations, I'm going to use LinkedIn. So every social media advertisements and every social media um, structure is different according to the taste and interest of the audience. For example, if I want to produce an advertisement for Gen Z, I will never go to Facebook, I will never go to LinkedIn. Why? Because most of the audience which I'm going to get of that particular age will be on Instagram or on Snapchat. So social media plays a very important role, and
it is something where we can produce advertisements which are not limited to just giving information, but there could be feedbacks, there could be instant things associated. For example, Taco Bell, which I'm going to explain in a different slide also. Taco Bell has started a advertisement where they wanted to start new menu or new products for that particular brand. So what they did is, in their advertisement, only in a video advertisement, they have given a feedback option where a particular consumer can write that whether a new particular menu is attracting them or not, or if it is not, what type of other things they want. So such things are possible with the help of digitalization. Otherwise, if I talk about traditional media, this type of facility was not there, because it was reaching to a very large number of people, and it was considered as a mass audience. Influencer marketing is very, 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 very important these days. Every brand is looking for influencers, and they are focusing so that their particular brand can be highlighted by an influencer, and that particular influencer is having a number of followers. Through that particular post, number of followers will be getting information about that particular brand. So Daniel Wington uses a very specific micro influencers to promote watches, and they have a very small engaged audience, but the rate of interest for that particular advertisements reached to a number, and it has created a very attractive and very fruitful ad campaign. If I talk about types of influencers, they are basically two types: micro and macro. Macro influencers are the influencers who have followers more than 1 million. If I talk about micro, it has 10k to 500 100k followers. It is for niche audience. One more category is there, that is nano influencers. So small brands approach to nano influencers who have less than 10k followers, and try, because the rates of macro and micros are very high. So the global brands and the brands who have established a position in the mind of consumer are earning good, can normally reach to macro influencers, and the small brands can reach to nano influencers. If I talk about traditional advertisements, they were push marketing. Push marketing was, you were pushing your product to the customers. Like television, if I want to sell my phone, what I'll do is I'll tell about my phone to a large number of people. So what I'm doing is I'm pushing my product to the large number of customers. But nowadays the strategy has changed. Now we have a pull marketing system. Pull marketing system is something where we are pulling the customers towards me or towards my brand. So it has basically changed the scenario. For example, I've given an example here of Red Bull. Red Bull is a particular brand which is very much into sports events and things like that. So what they're doing is they're pulling their advertisements, they're pulling their audiences towards them. So pull advertisement strategies are in nowadays, and every good advertisement campaigns are basically focusing on pull marketing. And if I talk about digital marketing, maximum 90% of the digital marketing are focusing on pull marketing strategies. Mobile advertisements, as we all know, that mobile advertisement is something which is happening everywhere. For example, if I'll give you a very good example. A few days back, I went for a dinner with my friends, and I searched for the restaurant's location through Google Maps. When I reached there, what I received, Google Maps gave me a notification saying that, do you want to know what others are eating in that restaurant? So that type of advertisements are happening these days. So my mobile knows where I'm going, what I'm doing, what type of search I'm doing, what type of things I'm doing, what type of products I'm searching on different platforms. So accordingly, that particular advertisement is focusing me and giving me different kind of exposures. One more very important thing is location based advertisement. It is very, very, very in these days. For example, if there is an art event going on and there are 200, 300 students
who are making drawings and participating in that particular art competition or things like that. So what a good stationery brand or a art color brand can do is they can take that particular location and they can produce ads uh, at various platforms on that particular location only. For example, event is taking place, for example, in C scheme. So C scheme may that particular stationery brand will increase the rate of that advertisement for that particular period of time, so that everybody who's opening their mobile phones or opening any social media apps will see that particular advertisements. It was not I mean, if I talk about 2 3 years back, it was not possible, but location based advertisement has taken a serious and very impactful situation nowadays, and people are targeting with the help of location based advertisements. One more thing I would like to highlight here is a Starbucks pushing offers. It was an advertisement which was given by Starbucks, and what they were doing is they were giving a strategy where if you buy one particular Starbucks coffee, you will have a glass, a red glass, free, and that particular red glass can be consumed with a 50% or 30% discount they have given at the another purchase, but at certain kind of location of Starbucks only. So that type of advertisements are very in nowadays, and Gen Zs can be very easily tapped with such kind of advertisements. Video advertisements are basically very very important, as we know that video retains more than audio and images to ourselves, and platforms like YouTube, Instagram Reels, they are using video advertisement to a very different level with the help of storytelling, because there you can have humor, you can have shareability, you can just with one particular click you can send it to a large number of people. So video advertisement, because of these particular social media apps, is playing a very important role. So in stream ads are also there. For example, if we play a game, so when we start a game, we see a pre-roll ad. So pre-roll ad is a particular ad which is at the starting of something, or maybe when we watch a YouTube video, a pre-roll ad starts in the starting. So in stream ads have three parts. One is a pre-roll, which comes in the starting, then the mid-roll. While watching a long YouTube video, there is a gap and there is an advertisement if you are not paid customer of YouTube. Then that particular advertisement is a mid ad, and if I go to the last video, I mean when we finish a particular video, then also ad come. When we finish playing a particular stage of a game, ad game. So that is pre-roll, mid-roll, and post-roll. So that is something which is very very important these days. For example, we are tend to play games on mobile phones. So a particular advertisement which is coming every time, why it is coming every time? Because nowadays advertisements in mobile phones, when we talk about game, they have a option of playing a particular stage also, or maybe some limited amount of game we can play at a time of this particular thing. So pre rolls and post rolls are basically advertisements which are coming again and again. So till the time we do not end up downloading that particular game, because eventually we build a habit of playing that game also, and the game which we are playing, we lose interest in that, and the advertisement which we are seeing and where we are playing games increase the attention of ours, and we end up purchasing that particular game. Interactive ads are very important advertisements which have turned the passive viewers into active participation. So as I told you that customer nowadays are looking for active participation. So Spotify is giving you opportunity where you can choose your music according to your mood, and you can also set that if you want your music to be played. I mean, if you are a premier customer of Spotify, you can tell Spotify that these music I want at the time I'm not happy. This is the music list which should be played when I'm sad, and according to the mood and arrangement of maybe a party mood or something, a family orientation mood.
So according to that, you can fix a Spotify music. And in that particular thing also, you having interactive ads, like there are polls, there are quizzes which one can consume, and interaction can be made. So very higher engagement rates are there when we talk about interactive advertisements. AI and machine learning in advertisements are very very in these days. AI is a brain behind many successful campaigns today. So what we can do is, if I want to start a particular advertisement, I can ask AI what type of advertisement I should produce, what type of people which watch my advertisement, what type of target audience I can have, or my customers, I can what geographical areas will be suitable for my particular kind of advertisements. So Google responsive search ads is a very good example. If I talk about AI, they use AI to a very different kind of zones, because they have a lot of data. Because everyone is using Google, every app we are associated with is associated with Google, so they have a lot of data. And with the help of AI, I can talk about, I mean, for example, if you after the session, what you all do is just open a chat GPT and ask chat GPT, what do you know about me? He will tell you a lot many things which you have searched on chat GPT. And in the history, they say for particular thing. For example, if I was scrolling and somebody told me to do this, and I just I did it, and what I found is, ChatGPT told me that you have a friend who loves flower. Why? Because in the history, I have asked ChatGPT to create a quote for a friend of mine who loves flowers. So that type of memory is being stored in your mobile phone when you are searching anything, and AI is using that particular things. Advertisers are using that particular things to create advertisements. One very important topic is pragmatic advertisements. They are the advertisement like Trade Desk and Google Display Networks. What they do is, nowadays advertisements are not like that, that we have to go to a particular newspaper and ask for my advertisement and negotiations and things like that. Of course, in traditional media still it is happening, but when I talk about digital media has gone beyond all such things. What they are doing is, there are various softwares, various apps where millions of people are buying space without any negotiation, without anything. What they are doing is, real time automated placement of your advertisements are happening. So Trade Desk and Google Display Networks are the most successful brands there, which are using such kind of, which are doing such kind of things. So what if you want to have your presence in the digital area, you can go there and you can buy a real time automated place. And it is resulting in very I mean, it will help you in maximizing both reach and effectability, because in that particular thing you can also search according to the target audience you are looking, according to the interest of the people you are looking. For example, you are only wanted to advertise for people who you are producing a aging cream, and you want to only focus to the people who are 45 years age, a highly urban lady. So what kind of advertisements, you just have to go to the Google display network, and you can just search that you want search target audience to be reached. They will give you a space and you can put your advertisements. So it is as simple as just clicking and doing such things. Augmented reality, as Sarah has also highlighted, augmented reality is basically a experimental layer to advertisements. So like Ica is a furniture brand. What they do is, they have an app. So what you can do is, before going or before buying your product, that particular app, you'll just click a photograph of your living room or your room, whatever you want, and you post it on that particular software, and they will place the sofa. I mean, there is the options of categories of sofas, tables, and thing bed and things like that. You just click and you can see how your room looks.
You can also change the color of the sofa, the design of the sofa. So this is basically augmented realities in advertisements. Lenskart also do it. Chat box and conversational marketing, it is very common nowadays. It is being used from, like, I think many years people are doing chat box and conversational marketing. For example, nowadays when there is an admission season, if you'll open any of the website of any of the organized institute, specifically when we talk about private colleges or universities, there is an option, Anita wants to talk to you, Manya wants to talk to you, या फिर if you have any query, click on it. So you just open and you can put your queries. They are also AI driven, no man-made things are doing here. So what they do is AI, there is a software where you can have certain kind of questions. For example, I want to know about the eligibility criteria of DAJMC, so the answer is automatically given. So AI respond according to that, and if AI doesn't have an answer because you have not given the script to it, what they'll do is, for any more queries you can talk to the admission cell, tak, 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 the number is given. So with the help of such kind of advertisement, because it is very personal, I know that my particular kind of answer will be there. So that kind of things can be very easily accessed. Native advertisements are basically something which match the look and feel of the surrounding. They don't distract. I mean, sometimes you do not even understand that there is certain kind of advertisement which is being done and not. So for example, if I'll say go and buy this book, it is a very nice book, it has a lot of chapters. So this is native advertising which I'm doing. Why? Because I am using a platform where people are talking about advertisement. I'm just saying that if you want more information, you can go and have a look at my book, and you will have more information. So it is basically the look and feel of the surrounding content, and you can use it. User generated content, everybody is generating content. For example, right now, Bharatiya Vidyapeeth and Communication Today is generating a content. Why? Because you are posting that particular thing on YouTube. So user generated content is very, very important nowadays. Any photo, any video, any text, anything which we are posting on social media is a user generated content, and it is very effective. For example, if I go to a restaurant and come back and I just give a review, and I put certain photographs that I like the ambience of a particular restaurant, I'm not advertising, I'm not being paid by the restaurant for doing such things, but I'm creating a content because I want my friends to know, maybe two or three friends, because I like the atmosphere of that particular restaurant, they also like the photographs, might turn up going. So user generated content is very in these days. Social proof in advertisements, like I was telling in the previous slide, that social proofs are very, very, very important. If I have given a good review on certain kind of things, for example, if nowadays students are not only limited, I mean, youth is not only limited to food and beverages and things like that, they are also doing, I mean, a few days back one student came for a counseling, or he or she said, ma'am, there is no Google review about your course when I was searching for my university. So I told him that we are starting up with a course. So they are also reviewing the university before taking admission also in a particular university. So youth are nowadays, I think, reviewing everything before going to a particular place, or before buying anything, or before ordering anything. So social proof is very, very important. Reviews, as we have discussed, so I'm going to the next slide. What is retargeting? Retargeting is very important. For example, you all have might observed it, that when you go and open Amazon, Mintra, or any app, and you search for a particular brand but you do not buy it, so what you do next time when you open your Instagram or Facebook, you'll see that particular advertisements only. So that is retargeting and remarketing, because you have visited a website, you have looked at the product, but you have not purchased it. So retargeting is again giving a consideration in the advertisement so that a particular person will end up buying that particular thing. So that is retargeting and remarketing.
Micro influencers we have already talked about. So the power of voice search advertisement, so with the help of OK Google and Hey Siri and Amazon Alexa, it has gone to a very different level. If I talk about a data by Nielsen, 55% of teens and 41% of adult use voice search daily. So they use Hey Siri, they use OK Google. If I'll just say Hey Siri and ask what particular branch I should go about if I want to buy a shoe, Siri will tell me. So that type of power is in the hands of various applications. And if I talk about Gen Zs and if I talk about teens, they are using it to a very different kind of level. My 6 7 year old son also knows that mama, you go and ask hey Siri and he or she will tell you everything. They also use chat GPT voice for doing their homeworks and doing their things. And it is very funny to say the school is giving homeworks that you use a particular AI app and give us a write up. So that type of power AI has turned. And the voice search in advertisement has played a very different level. Then we have ephemeral content, because nowadays Gen Z has a problem of FOMO, that is fear of missing out. So these type of content basically disappear in a set period of time. Specifically, if I talk about 24 hours. So if I put a WhatsApp story or a Instagram story or a Snapchat, it will go after 24 hours. So people nowadays have a FOMO that if I do not watch that particular thing, then it will pass. So brands are playing it to a very different level. What they're doing is they're giving a 24-hour sale only. Or Instagram, there are various organizations who are only on Instagram, and they do a 24-hour sale. And if you miss watching that particular reel or a particular story, you will end up because you will not be applicable for that sale after 24 hours. If I talk about artificial intelligence, we all know that artificial intelligence has played a very important role because it is using our data, our preferences, our behaviors, and according to that particular data, advertisers are using our that particular data and creating successful advertisement campaigns, I would rather say. Interactive video advertisements, as I was highlighting a Taco Bell interactive ad, which was giving a option of voting a new product idea. It was a very interactive video advertisement example. And it is very interactive in nature and it is very engaging in nature. People will feel very good about it, that somebody is asking us what they want in their menu. Maybe they do not end taking the suggestions of the customers, they will only produce what they want. But that type of feedback which a person is giving, that particular thing is giving him a very comfortable zone with the brand, thinking that he or she is also looking about my choices and my behaviors. uh, if I talk about future of personalized advertisement is going to be very, very, very personal. Consumers are growing to expect that brands know their preferences and their experiences, but with, of course, there should be certain kind of privacy boundaries. If I talk about Spotify is a very personalized playlist. I was talking about in few slides back also that Spotify, if you go to a premium category of Spotify, you just have to say what is your mood and Spotify will play accordingly. So that kind of thing, that kind of personalization will be in advertisement. If I talk about 5 10 years back, advertisements of digital media will be of very different level. All advertisements will be using AI, AR, and virtual reality because people wanted that. If I'll go to, I mean, yes, there are very good campaigns of different brands who are using traditional advertisements. Where talk about Fevicol, they produce brilliant ads. And people never go to a shop and say give us a adhesive. They will only say give us a Fevicol. They do not understand the difference between a product and a brand. For example, if I'll say
Xerox is also a brand, but we always go and say, give us a Xerox copy of this. The brand is something else. So there are various brands who have created something in the mind where we will never go and say, give us a mango juice. We'll always say, give us fruity or maza or something like that. So traditional advertisement is everything. But nowadays, why? Because people are more focusing on youth and Gen Z's. They are not into traditional advertisement. People do not have television at home. They do not watch normal TV. They only watch OTT, and specifically on their tabs and mobiles and laptops. So very personalized kind of things they are watching, and because of that, advertisement has to change drastically, because they have to reach to the audience in a personalized manner. So if I talk about ethical considerations are very, very important. Why? Because we all know that mobile is reading everything in terms of privacy. But there should be some ethical considerations, like if I talk about Apple have a strategy which says that we have a privacy level. If you put on your settings accordingly, your data will not be leaked. So such kind of things should be there. Otherwise, whatever we are doing, everything is being known to all the people. Why? Because the data is being taken by everybody. Data privacy in advertisements, because consumer data should be used. I'm not saying it should not be used, but it should be used for a positive manner, but not for a negative manner. Future trends in advertising will have innovations where we will talking about 5Gs, augmented reality, AI, and whatnot. It will be beyond, like my topic says, click stories and beyonds. We will not be able to think what after 5 years we are going to watch in terms of every mass communication platform, but specifically in advertisements. I would also like to conclude here by saying that digital advertisement is very fast than before. We are moving from mass messaging to very interactive and ethically responsible marketing. So brands must take certain kind of technologies, but they should always respect the consumer privacy and focus on building trust, relationship, and interaction with the audience is must. So with the help of that, a successful advertisement campaign can be produced, and with the help of storytelling, you can always engage a particular audience. And with the help of different AR and MI tools, one can create an atmosphere of a particular thing. So the future of advertisement is about being relevant, authentic, and human. Brands that create meaningful connections will lead the way. So thank you so much. If you have any questions related to anything, we are open to talk about it. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आस्था। आपने बहुत विस्तार से विज्ञापन की उस भावी दुनिया के बारे में, आज के दौर में जिस तरह की प्रवृत्तियां चल रही हैं, उनका बहुत ही व्यापक और गहन विश्लेषण किया। जो चीजें हम महसूस करते हैं अपने जीवन में, उन्हें जिस तरह से आपने स्पष्ट किया है, मुझे लगता है जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इस वेबिनार के, उन्होंने इस विषय को भली भांति समझ लिया होगा। और इसके पूर्व की प्रश्नोत्तर किए जाएं। हम चाहेंगे कि मैं एक बार फिर प्रियंका जी से अनुरोध करूं कि वे आज की जो हमारी एक्सपर्ट हैं, उन्हें ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो दे करके सम्मानित करें, या इस बहाने आज की शाम उनके लिए एक यादगार शाम रहे। जब जब भी वो सर्टिफिकेट या ई मेमेंटो देखेंगी, तो उन्हें भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे की ये वेबिनार अवश्य याद आएगी। तो एक बार फिर प्रियंका जी को आमंत्रित करूंगा ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करने के लिए। सर बिल्कुल, मैं इस रेस में क्यों पीछे हूँ, बिकॉज मुझे DVI कैम और कम्युनिकेशन टुडे ने मौका दिया कि आज मैं मैम को सुन पा रही हूँ और इतने सारे लोग कनेक्ट सुन पा रहे। तो मैम, वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड दिस इज जस्ट अ ऑनर ऑफ रिस्पेक्टिंग दैट। Thank you so much. Thank you so much. ई मेमेंटो भी हो गया था क्या? ई मेमेंटो
Sir, here is the memento. ये memento नहीं हुआ शायद. हाँ हो गया sir. जी जी. Thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू सो मच भानवत सर इस अपॉर्चुनिटी के लिए. चलिए हमारी ओर से भी धन्यवाद, औपचारिक धन्यवाद थोड़ी देर से. आज बिल्कुल हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, यदि उनके मन में कोई सवाल है, कोई कमेंट है, ऑब्जर्वेशंस है, तो वो आमंत्रित हैं. Participants who want to raise their question, they can raise their hand and ask the question to ma'am, or they can drop the question in the chat box. मैं देख रहा हूँ मेरठ से सूरज देव प्रसाद हमेशा कोई न कोई टिप्पणी करते हैं, आज भी जुड़े हुए. यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके कोई ऑब्जर्वेशन हो. मैम एक्चुअली अभी आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया, तो आई गेस बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये डिसाइड करना कि कौन से प्लेटफॉर्म पे हम अपने एड पेश करें, यानी कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए. ठीक है, मेरी टारगेट ऑडियंस अगर जहाँ पे मेरे न्यूज़पेपर स्प्रेड हो रहा है, मैं उसको ऑफ कर लूँगी. मैम हम न्यूज़पेपर इस कंपैरेटिवली चूज तो व्हाई वी ऑफ न्यूज़पेपर इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया. क्यों नहीं सारे लोग अपने सोशल मीडिया पे एड्स देंगे, क्यों न्यूज़पेपर पे एड्स? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है. न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट की लाइफ सबसे ज्यादा है. वो 24 आवर्स के लिए आपके पास रहता है. एक डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट हमेशा न्यूज़पेपर पे आ सकता है. जैसे हम बोलते हैं कि हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, होर्डिंग के एडवर्टीजमेंट्स की जो लाइफ होती है वो सबसे कम होती है, क्योंकि हम पास हो गए, हमने देखा और खत्म हो गया. पर न्यूज़पेपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी सबसे ज्यादा मैगजीन और न्यूज़पेपर की लाइफ अच्छी होती है, तो इसलिए उसकी डिटेल एडवर्टीजमेंट भी यूज कर सकते हैं. यस बिल्कुल बिल्कुल. तो इसलिए, और टारगेट ऑडियंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूथ तो है ही, यूथ को फोकस करके ही डिजिटलाइजेशन और डिजिटल मीडिया को करा जाता है. बट अगर आज भी हम एक ऑथेंटिक एडवर्टीजमेंट्स की बात करें और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट की बात करें तो न्यूज़पेपर ही एक सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म माना जाता है. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. The participants who want to raise their query, they can unmute themselves and speak. सोनू जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सोनू तो जुड़े ही बहुत देर से, अभी ज्वाइन किया है इन्होंने. हाँ, अनम्यूट कर लीजिए सोनू जी आप. मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ. सोनू सुन रहे हो क्या? हाँ हाँ, सूरज देव जी बताइए, कुछ बोलिए. अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज. हाँ, सूरज जी बोल रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है. हाँ जी. हमारी सर मैं बहुत सर प्रणाम. बहुत शानदार सेशन रहा है सर. और असल में अनम्यूट नहीं कर पा रहा था, उधर से परमिशन नहीं था, सारी चीजें सुनाई दे रही थी. बहुत ही अच्छा सेशन रहा. और जो आज का जो पूरा एरा है सर, उसमें जो एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है, उसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो कितनी प्रासंगिकता रहेगी जो न्यूज एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं और जो सोशल मीडिया दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं. तो इसको लेकर थोड़ा सा मैम थोड़ा सा और विस्तार से बताएं कि जो न्यूज़पेपर का फ्यूचर है एडवर्टीजमेंट को लेकर के, वो कैसा रहेगा. मेरे को लगता है एडवर्टीजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो न्यूज़पेपर का फ्यूचर जितना है उतना एडवर्टीजमेंट का भी फ्यूचर है न्यूज़पेपर के अंदर, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑडियंस को ही हम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं अगर हम लोग सोशल मीडिया पे जा रहे हैं. बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स हैं जो सिर्फ फोकस करते हैं टीन्स पे, जेनजीज पे, अगर हम लोग डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं. पर इस तरीके के जितने भी ब्रांड्स हैं जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ यूथ नहीं है, उनके लिए अभी भी ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट जैसे कि न्यूज़पेपर और टीवी ही सक्सेसफुल रहते हैं. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले हाईलाइट किया कि जैसे फेविकॉल है या इस तरीके के कोक है, मैगी है, इस तरीके के ब्रांड्स अभी भी डिजिटलाइजेशन में उतना नहीं जा रहे हैं जितना वो सारे एडवर्टीजमेंट्स जा रहे हैं जो स्पेसिफिकली यूथ को टारगेट करते हैं. तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट का
भविष्य अभी भी बहुत अच्छा है। बाकी भानुवत सर मुझे लगता है और बेहतर जवाब दे पाएंगे इसके बारे में। देखिए, मुझे तो थैंक ये यू लगता मैम। है, हाँ, मुझे तो ये लगता है कि हर दौर की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। व्यक्तिगत अनुभव तो बिल्कुल। मेरा यह है कि अखबार में जहाँ 3-3 4-4 पेज के फ्रंट पेज के ऐड हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग पढ़ते हैं। वो 4 पेज बदल देते हैं और फिर असली न्यूज़ पे जाते हैं। तो हम्म। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के जो विज्ञापन हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज। और पता ही नहीं पड़ता है कि आपने इतना खर्चा किया है, उसका रिजल्ट क्या है। जो डिजिटल मीडिया है, वहाँ फायदा यह है कि वो क्लिक्स के माध्यम से आपको आइडिया लग जाता है कि इतने लोग देख रहे हैं। हालांकि उसमें भी गड़बड़ है। आप एक एफएम चैनल सुन रहे हैं, उसमें कोई विज्ञापन आया, जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाने सुनने के शौकीन है, वो तुरंत एफएम को चेंज चेंज कर कर दो। देंगे, है ना। तो ये भी है। तीसरी बात आपने जो कही कि मोबाइल आपकी सब चीज सुन पड़ रहा है, तो अब तो मुझे लग रहा है बहुआयामी आक्रमण है, मल्टी एक तरह से जो अटैक है ना। आप किसी होटल में जाके ठहरते हैं, वो आपका ईमेल और एड्रेस सब ले लेते हैं, वहां पर लिखवा लेते हैं। और उसके बाद मैं कोई 5-7-8 साल पहले जिन होटलों में ठहरा, अभी तक मेल आ रही है उनकी कि आपके लिए ये ऑफर है, ये ऑफर है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही एक ऐसी दुनिया होगी जहां पता नहीं हमारा क्या हश्र होने वाला है। आपने एयर टिकट बुक कराई, तुरंत आपके पास मैसेज आता है कि एयरपोर्ट के ऊपर आपके लिए कैब तैयार है, हाँ, और उसमें कैंसिलेशन बिल्कुल। चार्ज भी नहीं लगेगा। आपने आधे घंटे में टिकट बुक नहीं कराया, तुरंत मैसेज आ जाएगा कि आपको ये कोड नंबर है, इतना आपको कंसेशन मिल जाएगा। तो आपकी हर एक्टिविटी, हर बिहेवियर जो है, उसे कोई ना कोई वॉच कर रहा है। तो वो जो बात अपन ने शुरू में ना, डेटा एनालिसिस, तो ये जो डेटा का खेल है, ये लगता है आने वाले दौर में बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जब सब चीज एआई पे जा रही है, आपका हेल्थ का और सारी चीजें जब ये इससे गवर्न होने वाली होंगी, तो मुझे लग रहा है कि ये जो जो भी कंपनी जो इनको कंट्रोल कर रही है, हम उनके हम्म, हाथों की कठपुतली रह जाएंगे। और ये आपने सही कहा कि ये मोबाइल भी कहीं ना कहीं आपको सुन रहा है। हम बिल्कुल। बात करते हैं कि यार ये शूज खरीदने हैं या वो करना है, आधे घंटे बाद मालूम पड़ता है कि उसके ऐड आने शुरू हो गए आपके पास। आप कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाते हैं, मालूम पड़ा कि आपके कई कंपनीज के ऐड आने शुरू हो गए आपके पास। इसलिए जब आजकल आप मंत्रियों के या सीनियर व्यक्तियों के पास जाएंगे, तो मोबाइल आपसे बाहर रखवा देते हैं। बाहर रखवा ले जाए। तो ये जो दुनिया है, मेरे ख्याल, अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जब टैक्सी वाले के पास, आप जब उबर या कुछ बुक कराते हैं, कोई भी ओला, हम्म। टैक्सी वाला आपसे टिप की उम्मीद नहीं करता है। हम्म। साहब मुझे 5 स्टार दे देना आप, रिव्यू की उम्मीद करता है। है ना। अब वो जब उसके 5 स्टार होंगे, जब आप बुक कराओगे गाड़ी, तो उसमें कितने उसके ट्रिप हुए और कितने उसके वो हैं 5 में से कितने पॉइंट्स मिले, उस पर उसकी सारी दुनिया टिकी हुई है। सर देखिए, तो आप जैसे बात कर रहे हैं, मेरे पास ओला का नोटिफिकेशन आ गया। देख लीजिए अभी है ना। तो और ये, जोमेटो के, सर जोमेटो के एडवर्टीजमेंट तो इतने पर्सनल होते हैं। आप हाँ, जोमेटो के एडवर्टीजमेंट ही बहुत ज्यादा पर्सनल है, वो तो बिल्कुल आपके साथ ही प्ले कर रहे हैं। सब अब तो हालत ये हो गई है, आप किसी दुकान पे शॉपिंग करके आते हैं, वो आपका फोन नंबर लेते हैं, और 6 महीने नहीं गए तो आपके पास मैसेज आएगा, वी आर मिसिंग यू। बिल्कुल। मतलब इतना बिल्कुल। ट्रैक कर रहे हैं आपकी सारी एक्टिविटीज को। बल्कि मैं तो यहाँ तक फील करता हूँ, मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ इसके ऊपर, और किसी कारण से मैंने आधा छोड़ दिया, फिर ऐड आ जाएगा। चाहे नेटफ्लिक्स पे भी आप देख रहे हैं, तो वो आपको हम्म। वापस रिमाइंड कराएंगे कि आपने ये वीडियो इस समय छोड़ दिया था, क्या पूरा बिल्कुल। देखना चाहते हैं आप। मतलब आपकी एक एक जो एक्टिविटी है, वो कहीं ट्रैक हो रही है। तो बिल्कुल। मुझे लग रहा है हम इनके हाथ से कठपुतली बन के रह जाएंगे। और ये जो दौर आने वाला है, ये कहाँ ले जाएगा हमें नहीं पता, है ना। वो एक बहुत ही पूरा, मुझे वो पूरा वो याद तो नहीं है, लेकिन भाव ये था, आपने जोमेटो की याद दिलाई, तो जोमेटो या स्विगी कोई भी मान लीजिए, किसी ने कोई चीज बुक कराई वहां पे, हम्म। अब वहां से मैसेज आता है कि आपने इतने महीने पहले ये ऑर्डर दिया था, आपने इतने समय पहले अपना हेल्थ टेस्ट कराया था, आपके हम्म। बैंक में इतना अमाउंट है, आपकी हेल्थ रिपोर्ट ये है। वो पूरा का पूरा आपका एक चिट्ठा खोल देंगे, और बिल्कुल। आपके बीपी के बारे में बता देंगे, आपका सारा बता देंगे, और फिर लास्ट में कहेंगे कि ये जो आपने ऑर्डर किया है, ये आपके लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं भेज रहे हैं। अब बताइए, आपकी मतलब आपकी हर चीज, आप कहाँ गए, क्या किया, वो हर चीज जो है वो कहीं नोट हो रही है। तो ये तो साहब दुनिया बड़ी
अलग लेवल और पे कहाँ ले चली। जाएगी मुझे मुझे नहीं पता कि किस तरह से होगा। रिव्यूज की बात, अब आपने रिव्यूज की बात की, फेक रिव्यूज भी कितने हो सकते हैं। बिल्कुल ये सर, बहुत होते अलग हैं फेक अलग धंधा रिव्यू, चल रहा है। पेड हाँ रिव्यूज हैं सारे। हाँ। तो और मेरे ख्याल, मुझे कोई बता रहा था कि गूगल ने तो आपको इस तरह का एक वो गूगल फ्रेंड या क्या एक नाम दे रखा है कि वो बना रखा है, आप किसी जगह जाते हैं, कहीं भी घूमने फिरने जा रहे हैं, आप उनसे जुड़े हैं तो आपसे सवाल, मतलब कुछ सवाल हैं उनके, आसपास किस तरह के रहने की व्यवस्था है, बिल्कुल रेस्टोरेंट किस तरह के हैं, वेज है नॉन वेज हैं, और वो आप भरेंगे तो वो आपको शायद क्या पॉइंट्स देते हैं या पता नहीं कोई इस तरह के हैं। मतलब हर चीज को कहीं ना कहीं रजिस्टर करने की जो परंपरा है वो आ बिल्कुल गई है। सर, फिर जैसे कोई मैं भी, ऐड। हाँ बताइए। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए सर, आप बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे ट्विटर वगैरह ये जो माध्यम है ना, वहां हम्म। पर भी वो सतर्क हैं अपनी इमेज को बनाने के लिए। बिल्कुल। मैं अभी जब बेंगलोर से कहाँ हम घूमने गए थे तो उनके खाने में, उस रोटी में जो पराठा था उसमें कॉकरोच तल करके आ गया। हम्म। जैसे ही हमने उनसे कहा, और वो भाई आजकल तो बच्चे तुरंत ट्विटर पर डाल देते हैं, तो उसने हम्म। बिल्कुल माफी वगैरह मांगी और एक सब्जी के पैसे कम कर दिए हम्म। उसको लेकर के कि कहीं हमें डैमेज नहीं कर दें। तो डैमेज आप नहीं। लिखते हैं तो वो अपनी उसको बचाने के लिए। कल शाम को मैं रेस्टोरेंट में गया, जब बिल की बातें, हमने कहा चाय तो ठंडी हो गई थी। साहब आप कहो तो दोबारा बनवा देते हैं। ये भी स्थिति है। बिल्कुल। और एक बार मैं जब देहरादून जा रहा था, रास्ते में एक रेस्टोरेंट पहली बार ही मिला मुझे, तो मैं चाय पीने गया तो चाय फ्री दे रहा है वो। हम्म। मतलब चाय फ्री है, तो ये भी मार्केटिंग का एक वो है। बिल्कुल तो है सर। इतने इनोवेटिव एफर्ट्स किए जा रहे हैं। हैदराबाद के ये मुझे नवाब साधु के पास, है। तो वहाँ पर साधु बहुत जान। कौन बोल रहे हैं, भगवान सिंह जी? कौन बोल रहे हैं, आवाज नहीं पहचानने में आ रही है। हाँ, आप आस्था, आप कुछ कह रहे थे। सर मैं यही बता रही थी, जैसे मैंने हाईलाइट भी किया था ना, थोड़े दिन पहले मैं रेस्टोरेंट में गई, मैंने गूगल मैप्स हम्म। लगाया। गूगल मैप्स लगा के मैं लोकेशन पे पहुंच गई। पहुंचने के बाद बस मैं रेस्टोरेंट में बैठी, ऑर्डर करने के लिए जैसे मेन्यू कार्ड बोला उसमें आया कि आप जानना चाहते हैं कि आपके आसपास इसी रेस्टोरेंट में बैठ के कौन क्या खा रहा है। तो उनको उस इस तरीके का डेटा, मैंने उसको चला के खोला ये देखने के लिए कि वो एक्चुअली कुछ दे पा रहे हैं कि नहीं। तो वो एक्चुअली मेन्यू की लिस्ट दे रहे हैं मुझे कि वो आज दिन भर में लोगों ने ये खाया वहां पर। सो कितना हम्म। खतरनाक तरीके का डेटा उनके पास है, जिसके साथ वो प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो एक नई दुनिया है साहब। और नहीं। जो हमारे, मैं तो यही कहता हूँ हर बार के जो सोशल साइंटिस्ट हैं वही रिसर्च करेंगे और किस तरह के ये नई नैतिक प्रतिमान हम कायम करेंगे। आपने एथिकल बात कही, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे जो बिल्कुल। लॉज हैं वो कितने इफेक्टिव हो पाएंगे। एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया और ये जो है वो कितने उसमें काम कर पाएंगे, ये एक दूसरा प्रश्न है। चलिए अपन इसको अब समापन की ओर ले जाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा सर, एक बार फिर। हमारी आवाज जा रही है? हाँ भाई सोनू हमारी, बोलिए। पहले तो धन्यवाद सर, आज मैं काफी लेट से जुड़ा और मैं जुड़ ही रहा था क्योंकि काफी नेटवर्क की समस्याएं आ रही थी। जब मैडम मैम जब प्रेजेंटेशन दे रही थी अपना पीपीटी का, तो मैंने एक दो चीज देखा। मैंने देखा कि मेरा कैमरा भी नहीं खुल रहा है और सारा प्रेजेंटेशन भी शो कर रहा है, मैम बोली जा रही है। तो मैंने देखा कि मेरा सेटिंग में ही कुछ प्रॉब्लम था और नेटवर्क इश्यूज थे। तो फिर मैंने दोबारा निकल कर भी फिर तो मतलब तीसरी बार मैं ज्वाइन हो पाया यहाँ पे सही तरीके से। और सर एक चीज का अफसोस रहा कि लगातार बहुत काफी समय बाद ये वेबिनार हुआ है, क्योंकि बीच में बहुत इंतजार रहा। मैंने आपका फेसबुक पे भी लगातार पोस्ट मैं देख रहा था कि सर आपका इंतजार था कि आप कब पोस्ट करेंगे, ये कार्यक्रम होगा कब पोस्ट करेंगे, मगर मैंने देखा कि आपका सफर लगातार चल रहा था। फिर मैंने देखा कि एक 3 से 2 दिवसीय कार्यक्रम आपका है जो इंटरनेशनल है कार्यक्रम है। तो मैंने सोचा कि सर आप बात भी करूंगा इस पर्पस पे, मगर मैंने आज अचानक देखा शाम में 6:30 बजे कि आपका एक पोस्टर आया हुआ है ये आज का कार्यक्रम का। तो मैं इसी पर्पस से जुड़ गया। और सही बताऊं तो आज का जो विषय था काफी मतलब इंफॉर्मेटिव विषय था, इसलिए भी क्योंकि जो आजकल एडवर्टाइजमेंट के मामले में जो होता है ना, मीडिया का जो छात्र हैं, जो भी हम बच्चे हैं, वो उनके लिए सबसे बड़ा अवसर होता है तो एडवर्टाइजमेंट होता है। और एडवर्टाइजमेंट के बारे में समझना और जानना बेशक जरूरी है। मैंने देखा है कि एडवर्टाइजमेंट के नाम पर आज आज लोग साइबर क्राइम के भी शिकार हो जाते हैं।
तो ये इन तमाम चीजों के बीच में बचने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। ये तभी हो पाएगा जब इस तरह के कार्यक्रम और गोष्ठियां और संवाद होंगे। तो ये सर आपने अच्छा किया कि आज इस विषय पर आपने मतलब व्याख्यान रखा। और दूसरी बात की इसकी जब मैंने पूर्ण रूपेण तो नहीं सुन पाया है, लेकिन कोशिश रहेगी जब आप इसकी रिकॉर्डिंग मुझे आप उपलब्ध करवाएंगे, मुझे पता है कि वो मेरे मेल पर आ भी जाएगा और आप भेज भी देते हैं कि जब भी कार्यक्रम होता है तो वो जब मिलेगा तो मैं उसे पूर्णतः सुनूंगा और उसे शेयर भी कर दूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल कल मिल जाएगा। और आपने जो इतने सारे ग्रुप खोल रखे हैं उन सब पर हम शेयर करते ही हैं आपके ये जो रिकॉर्डिंग है ना। कुछ जगह तो आपने मुझे छूट दे रखी है, कुछ जगह ओनली एडमिन कर रखा है, तो जहां जहां संभव होता है मैं उसमें पोस्ट कर देता हूँ, है ना। जी और सर। ये वेबिनार लेट होने का मेरे असाइनमेंट्स दूसरे काफी थे, इस कारण से अपन कर नहीं पाए। तो कोशिश करेंगे कि इतना ब्रेक अब नहीं आए, रेगुलर करेंगे अपन, है ना। चलिए साहब, और कोई मित्र कुछ कहना चाहें? नहीं तो मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से एक बार फिर कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें, और उसके बाद जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना फीडबैक फॉर्म भरें, उनको तुरंत सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जिनको नहीं मिलता है प्रियंका जी उसमें हेल्प करेंगी इसके बाद। जी प्रियंका जी। We are pleased to welcome you all. So we are about to end this webinar. So it's sea of time. So I still give you all thanks to the participants who are connected with us, to the speaker of this event. Thank you so much, ma'am. And I, Priyanka Singh from Bharati Vidyapeeth. Bharati Vidyapeeth is an institute in Delhi. So we are very grateful to have you on this platform. So with pride, we announce that the Communication Today, which is 26-year-old bilingual media quarterly journal, considered as the lighthouse of this media profession, and Bharati Vidyapeeth New Delhi, which is an institute in New Delhi, having 60 years of old institution, have joined hands together to organize this webinar. And we all of us know that these webinars are getting successful day by day, and all of us are gaining knowledge from this webinar. So basically कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जितने बच्चे इसे सुन रहे होंगे वो अपने एडवर्टीजमेंट के पेपर पे इन चीजों को कोट करेंगे, बिकॉज जितनी अच्छे से मैम ने सारे एग्जांपल्स दिए, मैम ने बताया चेंजिंग इन एडवर्टाइजिंग, मैम ने एडवर्टाइजिंग को कनेक्ट किया स्टोरी टेलिंग से और एआई से, मैम ने ट्रेडिशनल टू डिजिटल एडवर्टाइजिंग को एक्सप्लेन किया, मैम ने बताया रोल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, बिकॉज एडवर्टाइजिंग इज बेसिस विदाउट आइडेंटिफाइंग इट्स बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स। सो मैम ने वो भी चीजें आइडेंटिफाई की, मैम ने एक्टिव कंज्यूमर बताया, पैसिव कंज्यूमर एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैम ने शिफ्ट के बारे में बताया किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट में एक शिफ्ट आया है जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट से कनेक्ट हो पा रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली कनेक्ट हो पा रहा है लोगों से। मैम ने बताया डाटा ड्रिवन मार्केटिंग के बारे में, मैम ने बताया सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। ये सारे जो टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है कहीं ना कहीं ये बताते हैं किस तरीके से हम अपने कंज्यूमर से या टारगेट ऑडियंस से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद मैम ने बताया पुश एंड पुल एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का तरीका है जो मैम ने डिस्कस किया। मैम ने इंटरैक्टिव एड्स के बारे में डिस्कस किया, दैट इज आल्सो बिकॉज जितने भी एड्स हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि वो इतना कनेक्ट हो पाए अपने ऑडियंस से, किस तरीके से इंटरैक्ट हो पाए कि जो अगली है उनकी वो सक्सेसफुल हो पाए। तो मैम ने वो भी टॉपिक कवर किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरी मैम की सुनने में मतलब अच्छी लगी, दैट इज मैम ने सारे पॉइंट्स को बहुत वेल एक्सप्लेन किया along with example, that is very connecting। और मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैम की चीजों को एडवर्टाइज कर रही है थ्रू दिस प्रेजेंटेशन। सो बेसिकली दिस ऑल कंक्लूडेड सो वेल, और इसके थ्रू हमने सारे एडवर्टाइजमेंट के पर्सपेक्टिव को कवर किया। मैम आई एम on this platform. I am really thankful to the participants who are connected with us, and great and special thanks to Barawat sir and डायरेक्टर BVI, इन दोनों के बिना हम यहाँ पर मौजूद नहीं हो पाते, हम सुन नहीं पाते किसी को। तो वेरी ग्रेटफुल टू and Barawat sir. Sir, we are very grateful. Thank you on this platform, and thank you so much participants. The convener of this event who are present with us, Ayushi ma'am, technical support के लिए जयंत सर, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। चलो तो हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली जो हमारी वेबिनार है 161, उसकी सूचना आपको सोशल मीडिया और मेल के थ्रू हम उपलब्ध कराई देंगे। आप सब जुड़े रहिए। फिर ये अनुरोध, प्रियंका जी ने चैट बॉक्स में वो सब डिटेल्स डाल दी हैं, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि सूचनाएं तुरंत मिलती जाएंगी आपको। और ये जो हमारा चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो ज्ञान यात्रा है ये निरंतर इसी तरह आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं वो फीडबैक फॉर्म भर दें। किसी को तकनीकी समस्या आ रही है तो अभी ये अपना विंडो खुला है 10-15 मिनट के लिए, आप प्रियंका जी से मिलकर अपना सर्टिफिकेट ले लें। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स सेशन खत्म होने के बाद कई बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला, ये चूंकि टेक्निकली सारी चीजें की जा रही हैं, सेशन खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट जनरेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, प्रियंका जी आपके साथ हैं, आप फीडबैक फॉर्म को ठीक तरह से भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद जनरेट करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। थैंक यू वेरी मच।